नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे कई अलग अलग विधाओं में अपना हाथ आजमा चुके हैं और अपना लोहा लोगों के सामने मनवा चुके हैं। फोटोग्राफी उनका इंटरेस्ट रहा शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही। फिर अभिनय में आए, अभिनय के साथ में उन्होंने और कई काम किए। हम आज आपकी मुलाकात दिलीप लोकरे साहब से करवा रहे हैं। दिलीप लोकरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के स्टूडियो में। नमस्कार। दिलीप जी जब अभिनय करते हैं तो कई लोग उन्हें इंदौर के नसरुद्दीन शाह भी कहा करते हैं और लंबे समय से फोटोग्राफी करते आए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी जेब में आ चुके हैं और लगातार वे लोगों को अपने अभिनय से, अपनी फोटोग्राफी से, अपने कामों से लोगों को सिखाते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिलीप लोकरे साहब से। दिलीप सर, कब से फोटोग्राफी की शुरुआत हुई? क्योंकि आपका जो नाम है फोटोग्राफी और अभिनय दोनों में है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले फोटोग्राफी की। कब आप फोटोग्राफी की इस विधा में आना शुरू हुए? क्या बचपन से शौक था या बाद में इसका शौक बढ़ता गया? ये मेरे उम्र के लगभग 16वें या 17वें साल में शुरू हुआ, 1977 में। एक छोटा कैमरा मेरे भाई को उनके विवाह में गिफ्ट में मिला था, उसका उपयोग मैं करता रहता था और उससे फ़ोटो खींचता था। तब फोटोग्राफी इतनी आसान नहीं थी। एक 12 फ्रेम का रोल, 120 फॉर्मेट का कैमरा होता था, तो 12 फ्रेम का रोल आता था। तो बहुत ही कटौती के साथ बड़ा ध्यान रख के खींचना पड़ते थे ताकि सभी फ्रेम का अच्छा से अच्छा उपयोग हो। एक भी रोल बर्बाद ना हो, एक भी रोल का एक हिस्सा जो है जिसे अपन नेगेटिव कहा करते हैं, तो वो बर्बाद ना हो। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आते गए, 36 तक वो सिलसिला आया जी। पर जब आप लोगों ने शुरुआत की थी अपनी फोटोग्राफी की, तब रोल कितने का आता था सर उस समय? मैंने जब शुरू किया तब 6 रुपये का रोल आता था, 12 फ्रेम वाला। फिर वही मैं जब करता रहा तब तक आखिरी में जब मैंने ये फिल्म वाली फोटोग्राफी छोड़ी और डिजिटल की तरफ टर्न हुआ, तब तक 250 रुपये का रोल आता था। क्या बात है! देखो, 6 से 250 रुपये तक का एक सफ़र है, एक बड़ा समय है और लगभग 40 सालों तक का लगभग आपका फोटोग्राफी का एक कैरियर कहा जा सकता है। और लगातार फोटोग्राफी करते हुए कई स्थानीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक के जो पुरस्कार हैं वो लोकरे साहब ने अपनी फ़ोटोग्राफी से जीते भी हैं। सर, शुरुआत जो है पुरस्कारों की वो कब हुई और पहला पुरस्कार कहाँ का था? ये अच्छी बात पूछी है। हमने पुरस्कार वाकई किसी भी क्षेत्र में जब मिलते हैं तो वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है उससे। और पुरस्कारों से ही हमें आत्मविश्वास आता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, शायद सही राह पे हैं। तो स्थानीय स्तर पे मुझे पहला पुरस्कार प्रेस क्लब की कंपटीशन में ही मिला था, जो जीवन का मेरा पहला पुरस्कार कह सकते हैं फोटोग्राफी का। प्रेस क्लब में एक प्रतियोगिता हुई थी, शायद जल और जीवन शीर्षक से, तो उसमें मुझे पुरस्कार मिला था। और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कुछ समय बाद फिर ये हिम्मत बढ़ी तो लगातार फोटोग्राफी करते रहे। फोटोग्राफी के मेरे गुरु श्री सुबंधु दुबे और सनत बंडी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया, उन्होंने सिखाया। फोटोग्राफी का एक बड़ा मज़ेदार वाक़या भी है कि फोटोग्राफी में आने के लिए मुझे सुबंधु दुबे ने ही प्रेरित किया, क्योंकि मैं रंगमंच पे पहले से काम करता रहता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, तुम्हें लाइटिंग, कंपोजिशन की समझ है, क्योंकि मंच पे वही सारी चीज़ें उपयोग होती है जो फोटोग्राफी में भी है। फोटोग्राफी में भी लाइटिंग और मंच का अपना एक उपयोग होता है कि कैसे कंपोजिशन होना चाहिए। तो उनकी सलाह पे ही मैं फोटोग्राफी पे आया, उन्होंने ही मुझे फोटोग्राफी सिखाई। और पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी प्रेरणा से ही मुझे मिला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की फोटो डिवीजन विंग की एक प्रतियोगिता हर साल होती थी। उसमें इंदौर के कई सारे फोटोग्राफर्स जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने जीता था। तो उनको देख देख के लगता था ये काश अपने को भी कभी इस प्रतियोगिता में मिले। तो 1996 में पहली बार फिर मुझे उस प्रतियोगिता में भी पुरस्कार मिला। और 96 के अंत में या 97 की शुरुआत में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे मिल गया।
और वो भी गुरु सुबंधु दुबे की प्रेरणा से ही मिला। उन्होंने मेरी एक फ्रेम देखी थी और उन्हें पता था कि जापान में ACCU यूनेस्को वाले एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं हर साल। वहाँ पे एक विषय जो था ओल्ड एज, उस शीर्षक से प्रतियोगिता थी उस साल। तो उन्होंने मुझे एक फ्रेम मेरी देख के कहा था कि ये तू वहाँ भेज, ये अच्छा फोटो है, पुरस्कार मिल सकता है। और वही हुआ, वो मैंने वहाँ भेजा था और मुझे वहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दूरदृष्टि भी कही जा सकती है, किसी फ्रेम को देखना और उसे उस लेवल पे चयन करना और उसे भेजने के लिए आपको प्रेरित करना। वाकई में आपके जो गुरु हैं शुभेंदु दुबे साहब, वो भी अपने आप में फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा नाम है। और अभिनय के क्षेत्र में भी जिस तरह से आपने अपने आप को आजमाया, पहला प्रेम अभिनय रहा, फिर हाँ, फोटोग्राफी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैंने अभिनय कब से शुरू हुआ? क्या बचपन से ही? शुरुआत तो कहीं ना कहीं स्कूल के स्टेज से ही होती है, क्या शुरुआत? स्कूल कॉलेज में तो नहीं, लेकिन जो ये मोहल्लों में गणपति उत्सव होते हैं उसमें मैंने उम्र के 6 वर्ष में, 6 वर्ष का था तब नाटक में मुझे मौका मिला। और 6 वर्ष की उम्र में जो पहला मौका मिला उसमें मैंने करीब 45 साल की उम्र के बूढ़े का कैरेक्टर किया था। क्या बात तो वो एक शुरुआत थी, भोपाल में था उस समय में, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और इंदौर आके वो धीरे धीरे, कहीं शौक तो था ही, लेकिन स्कूल कॉलेज में मैं बहुत दब्बू किस्म का रहा। वहाँ बहुत शर्मिला था, बहुत ही हिचक होती थी मुझे आगे बढ़ के कुछ भी करने में। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी घर की, कुछ आसपास का परिवेश भी कह लें तो एक हीन भावना सी थी मन में, तो उतना खुल के सामने नहीं आ पाता था। और फिर कुछ दोस्त बाद में, करीब 10वीं या 11वीं में हम लोग जब थे, तब कुछ दोस्त ऐसे मिले जो इसी विधा में रुचि रखते थे। तो हम 3 लोग, मैं, राकेश जोशी जो बाद में आकाशवाणी इंदौर में रहे, फिर विविध भारती मुंबई में भी गए और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में उन्होंने बनाई हैं, मुंबई में रहते हैं आजकल, और देवेंद्र जोशी, हम तीनों ने मिलकर फिर एक कला निकेतन संस्था बनाई। उस दौर में जब बाबा डीके यहाँ लगातार रंगमंच कर रहे थे, प्रोफेसर सतीश मेहता यहाँ प्रयोग नाम की एक संस्था चलाते थे और उनके निर्देशन में लगातार यहाँ प्रयोग हो रहे थे। तो उस दौरान फिर हमने ये संस्था बनाई और नाटक करना शुरू किए। एक अलग कॉन्फिडेंस भी इस अभिनय के क्षेत्र में आने के बाद एक डेवलप होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का सामना करते हैं मंच पे, जब का अपना अभिनय लोगों के समक्ष पेश करते हैं, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस और आप में पैदा करता है। बिल्कुल। आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के यदि बात कर पा रहा हूँ तो वो रंगमंच की ही देन है, और रंगमंच ने ही मुझे वो आत्मविश्वास दिया कि मैं खुल के लोगों से बात कर सकूं या अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। उसके पहले तक मैं बहुत ही दब्बू था। मैं कहूँगा ना कि आप उस जमाने के मेरे कई साथी हैं जो ये आज देख के आश्चर्य कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते भी हैं वो कि यार तो अच्छा, आज की तारीख में देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हैं। हाँ सही है ना, कई लोग प्रोफेशनली उस तरह के कोर्स करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। रंगमंच एक ऐसा साधन है कि जो आपके शौक में ही आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, जिसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा भी खर्च नहीं करना है, आपका हुनर भी निखरता है, आपका एक्सपोजर भी मिलता है और आपको तारीफ भी मिलती है। क्या बात है। तो फोटोग्राफी, अभिनय और अभिनय के बाद रेडियो में भी हाथ आजमाया आपने। आवाज़ तो खैर आपकी बहुत खूबसूरत है ही, शानदार आवाज़ है, जिससे सुनने के बाद में आदमी समझ ही जाता है कि आप रेडियो में भी बहुत लंबा और बहुत अच्छा काम आपने किया। कितने समय का रेडियो का कार्यकाल रहा? क्या आज भी जारी है वो? हाँ, रेडियो भी लगभग मैंने 79 के आसपास 1979 में शुरू किया था। देखिए क्या है, ये सारी रंगमंच से जुड़ी हुई विधाएं हैं एक तरह से। जब हम रंगमंच पे काम करते तो झाड़ू लगाने से लेके, मंच पे झाड़ू लगाने से लेके तो कील ठोकना हो, सेट खड़ा करना हो, या फिर आवाज़ का उपयोग करना हो या मेकअप करना हो, ये सारी चीज़ें सिखा देता है रंगमंच। तो जब युवाणी एक कार्यक्रम होता था उन दिनों रेडियो पर, तो लगा कि क्यों ना वहाँ पे भी आजमाया जाए अपने आप को। गए, 2 बार ऑडिशन दिया, फेल हुआ, क्योंकि फेल होने के पीछे भी अपनी कमियां, उस समय तो ये लगता है कि अरे हमने कैसे फेल कर दिया, हमने इतने नाटक किए हैं, ये है। लेकिन बाद में महसूस हुआ, मैं हूँ महाराष्ट्रियन, बोलने में उस समय उच्चारण दोष बहुत सारे थे मेरे, जो मराठी टोन होने की वजह से, हाँ मराठी टोन या मराठी की वजह से जो भाषा का जो एक दोष है, वो हिंदी में जो बोलता हूँ तो आज भी मुझे रंगमंच पे दिक्कत आती है कि जब मैं मराठी नाटक करता हूँ तो महाराष्ट्र वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि यार तुम्हारे बोलने में थोड़ा सा हिंदी
टच आता है बोलने में, और हिंदी करता हूँ तो कई बार थोड़ा सा मराठी टच आ ही जाता है। तो वो बहुत दूर किया। देवास के श्री नरेंद्र पंडित एक उस समय थे, उनका बेटा चेतन पंडित आज की तारीख में एक अच्छा बहुत स्थापित स्टार है मुंबई में। उन्होंने बहुत सिखाया वहाँ। फिर विजय रॉय, BN बोस साहब या संतोष जोशी जी, स्वतंत्र कुमार ओझा और पंडित जी जैसे लोग जो है, उन्होंने फिर वहाँ अपनी कमियां जान के जब मैंने फिर से ऑडिशन दिया तो तीसरी बार में मैं ऑडिशन पास हुआ। इस बीच में उन्होंने बहुत सारा गाइड किया था कि तुम्हारी ये कमियां हैं। तो और उसके बाद से वो जो सफ़र शुरू हुआ, हाँ, वो आज तक जारी है। आज भी मैं वहाँ का A ग्रेड आर्टिस्ट हूँ ड्रामा का, और रेडियो नाटकों के लिए मुझे बुलाया जाता है वहाँ। ये वो दौर हुआ करता था जब न टीवी थे न मोबाइल थे, केवल रेडियो हुआ करता था और आवाज़ के लोग दीवाने हुआ करते थे। जैसे बोस साहब, संतोष जी, जोशी जी और आपने जिनके नाम लिए, उनको सुना करते थे। लेकिन उनके साथ जब काम आपने किया तो कितना क्या महसूस करते थे? क्योंकि जो अपने आदर्श हुआ करते थे, जी जी बिल्कुल, काम करने का मौका मिलना एक गौरव की बात है। बिल्कुल, ईश्वर ने ये मौके बहुत सारे दिए मुझे। जैसे रंगमंच की बात करूं, रेडियो पे भी स्वतंत्र कुमार ओझा जी, संतोष जोशी जी, वीरेन मुंशी, BN बोस, या इन सब के नाम हम लोग सुनते थे। सिर्फ बचपन से मैं इनको हवा महल एक कार्यक्रम आता था उस समय, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आज के बड़े बड़े सीरियल भी उसके सामने पानी भरे, ऐसा वो पॉपुलर होता था। लोग 8:30 या बाद में वो 9:15 का समय हो गया था उसका, तो वो उस समय रेडियो पे बैठते ही बैठते थे। उनको सुनते सुनते ये लगता था कि क्या कभी इनके साथ काम कर पाएंगे। और सचमुच वो दिन आया, और जब वो ईश्वर ने मौका दिया और उनके साथ जिस दिन स्टूडियो में पहली बार था मैं, तो हाथ पांव कांप रहे थे कि आज जिनको हम आराध्य मानते हैं, एक तरह से जिनको भगवान की तरह पूछते आ रहे थे, वो उनके साथ काम करने मिल रहा है। और फिर तो खैर ईश्वर ने बहुत मौके दिए और उन्होंने भी भरपूर स्नेह दिया हमें। ऐसे ही टीवी सीरियल एक करने का मौका मिला। बाबा आजमी का नाम जो है बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के रूप में मुंबई इंडस्ट्री में लिया जाता है। उनके साथ एक सीरियल करने का मौका मुझे मिला दूरदर्शन के लिए। रघु राय या हरी महिदर या ऐसे जो फोटोग्राफर्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों के साथ क्या कभी मिल पाएंगे या कभी बैठ पाएंगे, लेकिन वो भी फोटोग्राफी में मौका मिला। तो फोटोग्राफी, अभिनय, रेडियो और उसके बाद दूरदर्शन पर भी जी, मैंने सुना है कि दूरदर्शन पे आपने कई टॉक शोज किए, कई इंटरव्यूज जी। किए। कला के क्षेत्र में जितने भी लोग आते थे उनके इंटरव्यूज आपके, कितने इंटरव्यूज किए? और करीब मुझे लगता है 12 से 15 इंटरव्यू मैंने किए हैं दूरदर्शन के लिए। और उसमें कला और शिक्षा से संबंधित जब जब कुछ लोग आए तो मुझे वो लोग कॉल करते थे इंटरव्यू करने के लिए, और उनके इंटरव्यू में करता था। चूँकि उस फील्ड से हूँ तो वो जो थोड़ा सा उनका कहना है कि रोचक हो जाता है, वो अच्छे से और ऑथेंटिक भी होता है जब आप पूछते हैं तो। बिल्कुल, अभिनय के क्षेत्र में अब एक नए प्लेटफॉर्म लगातार डेवलप होते जा रहे हैं जी। यदि हम कोविड और कोविड के बाद की बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म और ऐसे कई जो प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कहीं ना कहीं कलाकारों को बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिल रहा है। तो एक रंगमंच की कला और OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म में कितना अंतर महसूस करते हैं सर एक समय के बाद चीज़ों को लेकर? देखिए, ये सब समय की ज़रूरतें हैं। पहले ये होता था कि फिल्म वाले टीवी को बड़े नीची नज़रों से देखते थे, उसको बड़ा हेय मानते थे कि नहीं, फिल्म का यदि कोई स्टार है तो वो टीवी पे काम करना पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि मैं मेरी ग्रेड से नीचे जा रहा हूँ। टीवी वाले OTT पे आना नहीं चाहते थे। तो उस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो कुछ प्रयोगधर्मी लोग हैं, देखिए ईश्वर जीवन में बहुत देता है, आप कितना लेना चाहते हैं उस पर निर्भर रहता है। सारी तो कई सारे प्रयोगधर्मी और ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जब सिर्फ फिल्में बनती थी तब भी रामपुर के शोले और वो ऐसी फिल्में आपने देखी कि मालेगांव की एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जो इसी तरह की फिल्में बनाती थी और वो अच्छी खासी चलती है, बिजनेस करती है। इस तरह के प्रयोग होते रहे हमेशा। क्षेत्रीय फिल्में तो थी ही, तो उससे ही रास्ते भी निकलते चले गए कि अब टॉकीज बंद है, लोग सिनेमागृह में जा नहीं सकते। लेकिन क्या इंडस्ट्री बंद हो जाए? वो भी संभव नहीं है। तो नए नए रास्ते खुले। OTT चैनल का भी पहले से ही एक रास्ता शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें ये बड़े स्टार जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब वो बार भी सब टूट गए हैं। उदाहरण है फिर भी कि जो मंचों पे अभिनय करने वाले लोग हैं वो फिल्मों में भी नजर आए, टीवी पर भी नजर आए,
शाहरुख खान जैसे स्टार जो टीवी से फिल्मों की दुनिया में गए, इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने, आशीष विद्यार्थी जी जिसे कहें जी, कई ऐसे, फारूक शेख साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, ऐसे कई, शबाना आजमी मैडम, इन्होंने कई लोगों ने रंगमंचों से फिल्मों में भी अभिनय किया, टीवी पे भी काम किया और वह बहुत स्थापित कलाकारों में से एक कहे जा सकते हैं। मंच, अभिनय और इसके साथ में यदि फोटोग्राफी की बात की जाए तो सर आपने बहुत पुराने समय में भी फोटोग्राफी किया और डिजिटल युग में भी आपने फोटोग्राफी किया। कितना अंतर महसूस करते हैं सर शुरुआती दौर की फोटोग्राफी और आज की फोटोग्राफी? आज की डेट में सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कला के क्षेत्र में भी मिल जाएगी, कुछ सीखना है तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन उस समय आपको कौन सिखाया करता था? किस तरह से आप डेवलप होते गए और आज के दौर में लोग जो तैयार हो रहे हैं उनके लिए क्या कमियां महसूस करते हैं आपकी, क्या चीज़ें और होना चाहिए इनके लिए? देखिए, जब मैंने फोटोग्राफी रंगमंच सीखना शुरू किया तब भी सिखाने वाला कोई नहीं था। इन्हें इस तरह से जो प्रशिक्षण केंद्र या इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो नहीं थे। फोटोग्राफी के समय भी वही बात रही कि तब भी एमपी में कोई फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट नहीं था। आज भी कोई बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट तो नहीं है व्यवस्थित, कुछ कोर्स है यूनिवर्सिटी में चलते हैं, लेकिन वहाँ भी जो फोटोग्राफी सिखाई जाती है वो पूरी सुविधाओं के साथ वो उतना सिखा नहीं पाते क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। सिखाने वाले तो बहुत हैं अच्छे अच्छे लोग। तो उस समय गुरुकुल पद्धति जैसा ही कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी फील्ड में स्थापित है तो उसके साथ आप लग जाओ, उसकी संगत में रहो और वो क्या करता जा रहा है उसको देख देख के, महसूस करके या दूर से ही देखते हुए उसको सीखो। तो मैंने फोटोग्राफी उसी तरह से सीखी पहले, और बाद में मुझे चूँकि सुबंधु दुबे जिनका मैंने नाम लिया वो गुरुदेव मेरे फोटोग्राफी के और सनत बंडी रहे, तो सुबंधु दुबे जी से पारिवारिक परिचय था इसलिए उनके साथ रहने का सौभाग्य मिल गया और उनसे ही फिर मैंने फोटोग्राफी सीखी। और कठिन तो बहुत थी। और देखिए कोई भी विधा हो, तकनीकी सहायता आपको मिल सकती है। कैमरा है यहाँ, इस कैमरे में ठीक है वो एक यंत्र है, लेकिन उस कैमरे के पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका दिमाग काम करता है, सबकी फ्रेम अच्छी कैसे बनेगी, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है। मुझे लगता है फोटोग्राफी यदि आसान आज हो गई हो लेकिन विजन की तो उतनी आवश्यकता आज भी। विजन हमेशा ही रहे। पहले के दौर में आप में परफेक्शन इस बात को लेके भी होता था कि आपके पास केवल 36 क्लिक हैं जिसमें आपको परफेक्ट देना है, और यदि 36 के 36 में से एक एक करके भी क्लिक आप लोग करते हैं तो वो बहुत परफेक्ट होने के बाद ही कोशिश करते हैं। लेकिन डार्क रूम में जिस तरह से आपकी दुगदुगी बनी रहती थी, क्या रहता था उस दौर में, चाहे वो अखबारों की दुनिया की बात करें या दूसरी, तो क्या एक दुगदुगी बनी रहती थी फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद भी। हेमंत भाई बहुत मज़ेदार चीज़ है कि डार्क रूम को हम लोग एक तरह से हम मजाक में साथी आपस में लेबर रूम की संज्ञा देते थे उसको, कि जिस तरीके से किसी लेबर रूम में जब तक वो बच्चा पैदा न हो जाए तब तक तय नहीं होता था कि क्या कैसा है, गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की है, वो सब तब जब वो नर्स हाथ में लेके बाहर आती थी और बाप के गोद में रखते थे कि आपके बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो जो वो खुशी मिलती है वो जब हम रोल वहाँ डेवलप कर लेते थे। और वहाँ भी ये होता था कि क्रोमा जैसे यहाँ स्टूडियो है ऐसे ग्रीन लाइट वहाँ होती थी, सेफ लाइट जिसको मानते हैं, तो उस ग्रीन लाइट में रोल को देख सकते थे, लाल लाइट में नहीं देख सकते थे क्योंकि वो फॉग हो जाता था। तो उस ग्रीन लाइट में जब देख लेते थे कि हाँ ये कुछ ठीक ठीक टोनल वैल्यू वगैरह सब अच्छे से आ गई, तब फिर जान में जान आती थी कि हाँ चलो रोल तो ठीक है। अभी उसके बाद पूरा फिक्स होने के बाद जब वो एक एक फ्रेम देखते थे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तभी लगता था कि हाँ ठीक, अब अच्छा काम किया। यस यस, पहले कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन उसकी वजह से एक फायदा था कि जब हम लोग फोटो क्लिक करते थे, खींचते थे, तभी दिमाग में होता था कि यार ये जो 17वें नंबर वाली फ्रेम है वो बहुत अच्छी बनी है, या 32वें नंबर वाली फ्रेम जो है वो बहुत अच्छी बनी है, एक दिमाग में रह जाता था। और वो जब सचमुच डेवलप होने के बाद भी दिखता था तो वो आत्मविश्वास बढ़ता था कि हाँ हम जो सोच रहे हैं, हमने जो किया है वो ठीक किया है। अब ये आज की डेट में एक ही क्लिक में हजारों क्लिक एक साथ, वो कितनी बेहतर फोटोग्राफी मान सकते हैं आप, या कंपटीशन बढ़ गया है या क्या? नहीं, कंपटीशन तो बहुत ही बढ़ गया है सचमुच, क्योंकि मोबाइल इतने अच्छे क्वालिटी के आ गए और हर मोबाइल में कैमरा है, उससे फोटोग्राफी हर व्यक्ति कर रहा है, लगभग फोटोग्राफर हो चुका है। सेल्फी का तो ज़माना ही है आजकल। लेकिन जो शास्त्रोक्त पद्धति से जो सीखने वाली बात है, या जो जिसको कहते हैं कि बेसिक्स
किसी भी कला या किसी भी फील्ड के बेसिक्स आपको सीखना ही चाहिए, तो ऐसी फोटोग्राफी के भी है कि बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। ये बात सही है कि आज की तारीख में बेसिक सीखने के लिए भी यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, नेट जिसको कह सकते हैं, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप यदि रुचि है आपकी, आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ये ज़रूर है कि इतना फास्ट ज़माना है कि लोग आजकल बहुत गहराई में जाना नहीं चाहते। हाँ, बहुत तात्कालिक जो चीज़ अच्छी हो जाए वो सबसे बढ़िया, सारे लाभ तुरंत और हाँ, मिल जाए, उस पे लोगों का दिमाग ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। सर, आपने कई अलग अलग विधाओं में अपना हाथ आजमाया और बखूबी अपने किरदार को निभाया। सबसे ज़्यादा आनंद आपको कहाँ आया? मतलब यदि अभिनय की बात की जाए, स्टेज की बात की जाए, फोटोग्राफी की बात की जाए, कला की बात की जाए, रेडियो की बात की जाए, सबसे ज़्यादा आनंद आपको किस विधा में आता है? कई सारे मौके मिलते हैं जीवन में वाकई, और वो मिले भी मुझे। कुछ तय नहीं था कि किस फील्ड में जाऊंगा। दिमाग में कहीं एक था कि बस सरकारी नौकरी नहीं करनी है, किसी क्रिएटिव फील्ड में ही रहना है। ये बहुत पहले से था, पता नहीं क्यों, लेकिन था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति इस क्रिएटिव फील्ड में नहीं था। पिताजी के बारे में कहते हैं कि वो कुछ कविताएं लिखते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी कोई कविता देखने नहीं मिली। तो ये था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है। तो आनंद तो सबसे ज़्यादा रंगमंच पे ही आया, और अभी भी आता है, क्योंकि आप जो नहीं हैं वो भी वहाँ निभाने मिलता है। मैं रंगमंच पे एक डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं रंगमंच पे एक इंजीनियर बन सकता हूँ, एक भिखारी बन सकता हूँ, एक नौकर बन सकता हूँ, एक राजा बन सकता हूँ। तो जो जिंदगी में नहीं कर पाए वो वहाँ आसानी से कर लेते हैं। एक मलयाली फिल्म भी किया आपने। जी, उसमें क्या किरदार है आपका, और क्या उसके लिए मलयाली सीखना पड़ी या कैरेक्टर कुछ आपके ही रुचि का मिला उसमें? नहीं, मलयाली नहीं सीखना पड़ी, चूँकि उस फिल्म में मुझे जो किरदार निभाने को मिला है वो हिंदी भाषी ही था, इसलिए मुझे हिंदी ही बोलना थी। और इन्नु बदल नाम की वो फिल्म है, और पिछले साल ही रिलीज़ हुई। G5 चैनल पे भी अवेलेबल है, OTT उस पर भी, और वहाँ टॉकीज़ों में भी दिखाई जा रही है, केरल में। लेकिन यहाँ चूँकि वो उसकी शूटिंग पूरी मध्य प्रदेश में ही हुई, और मेरा कैरेक्टर हिंदी भाषी ही था, इसलिए मुझे आसानी रही, पर उसका अपना अनुभव है। लेकिन फोटोग्राफी ने भी बहुत सारे आनंद दिए हैं। आप चूँकि इसी फील्ड के, तो आप समझते हैं कि जब भी शहर में एक वो 86 से लेके जो 96 के बीच का समय है, वो कितना एक पत्रकार के लिए तो बहुत रोमांचक दौर भी था। हर साल दंगे होते थे, हर साल कुछ और घटनाक्रम इस तरह के होते थे कि वो सब कवरेज के लिए बहुत। मुझे याद है, हेमंत जी, आपको भी शायद याद होगा, बीच में एक दौर ऐसा भी आया था, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं, लेकिन महू से हमारे यहाँ चूँकि वहाँ मिलिट्री का ट्रेनिंग कॉलेज भी है, तो अक्सर कुछ विवाद हो जाते थे। जो में कई बार प्रशिक्षु सैनिक जो यहाँ आते थे, और वो मुझे एक बड़ा किस्सा अच्छे से याद है कि शायद ये C-21 या इधर कहीं कुछ विवाद हुआ था, और उसके बाद उन लोगों ने शहर भर में बहुत ही, बिल्कुल पलासिया थाना, MIG थाना बहुत हड़कंप मचा था उनके बाद। और तो मुझे याद है कि मैं और एक चैनल की वीडियोग्राफर भी है, वो जो कृष्णपुरा छतरी के पास में एक दत्त मंदिर है, उसके ओटले के नीचे कैमरे और वो लेके छुप के करीब आधे घंटे बैठे रहे, क्योंकि वो वीर सावरकर मार्केट में कुछ मारा पीटी और वो सब हुड़दंग चल रहा था। हम उसके कुछ खींचने गए थे, 2 वो व्यक्ति हमारे पीछे भागे थे, हम उनसे बच के भागे थे। तो ऐसी रोमांच वाली बातें भी बहुत रही है। दंगे के समय में कई बार तलवारें लेके लोग सामने आ गए हैं, कई बार पत्थर लगते लगते बचे हैं, तो ये सब तो अनुभव है। फोटोग्राफी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। वहाँ आपको हर विधा में अपने आप को आजमाना होता है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसे भी कवर करना होता है, दंगा फसाद यदि कहीं हो रहा है तो उसे भी वहीं उन्हीं के बीच में जाके कवर करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थितियों में हर दिन हर पल एक नया चैलेंज होता है, जिसे आपने सालों तक किया है, उसको फेस किया है, और अभिनय की दुनिया में लगातार मंचों पे आपने काम किया है। सर, मैं जिस तरह से आपने चाहे रेडियो में काम किया हो, अभिनय की दुनिया में काम किया हो, फिल्मों में काम किया हो, फोटोग्राफी में काम किया हो, ये सभी क्रिएटिव फील्ड है कहीं ना कहीं। मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे एक मैसेज भी चाहता हूँ कि जो ये क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं
उन्हें अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उसे अपने काम को किस तरह से वो एक मूर्त रूप दे सकते हैं। एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि फोटोग्राफर हो, जो नए फोटोग्राफर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिनय की दुनिया में जो अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खैर, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं जिसको कह सके कि वो मैसेज, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की काम करते करते कि क्रिएटिव लोगों को शुरुआत में बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। उन पे किसी को विश्वास नहीं होता, उनको अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पूरी दुनिया के ताने सुनते सुनते वो लोग आगे आते हैं। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप में क्रिएटिविटी है उस पर पूरा विश्वास रखिए। जो आप में है उस पर खुद कभी शंका मत कीजिए, क्योंकि आज उसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य में आप जैसे जैसे मचते जाएंगे तो अपने उसी हुनर, उसी कला के दम पे आपको दुनिया पूजेगी। तो अपने आप पे विश्वास कभी मत खोइए। क्या बात है। देखिए, अपने आप पर यदि आप विश्वास रखेंगे तो आने वाले समय में आप खुद को साबित भी कर पाएंगे और एक मंच के अच्छे कलाकार साबित होंगे, दुनिया के सामने एक अच्छे कलाकार साबित होंगे। जिस तरह से लोकरे साहब अच्छे कलाकार हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड उनके हाथों में आ चुके हैं। रेडियो में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, दूरदर्शन पे अपना हाथ आजमाया, फिल्में की, लगातार हर किरदार में अपने आप को साबित किया, क्योंकि वे अपने आप पे विश्वास लेकर आगे बढ़े हैं। लोकरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मृदुभाषी को समय दिया। तो अगले कार्यक्रम में हम एक बार फिर आपसे फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।